गांव के बाहर एक सन्नाटा पसरा हुआ इलाका है। सोमेश और विक्रम बातें करते हुए एक विशाल झील के पास पहुंच जाते हैं। झील का पानी काला और स्थिर है, जिसके बीचों बीच एक आधा डूबा हुआ मिट्टी का मटका दिखाई दे रहा है। अरे ओ विक्रम, बस कर भाई, आगे मत बढ़। तुझे पता नहीं है, गांव वाले कहते हैं कि इस नील कुंड की तरफ जो भी आया वो कभी वापस नहीं लौटा। यहाँ साक्षात मौत का साया है। अरे सोमेश, तू तो बात बात पे घबरा जाता है। गांव वालों का क्या है, वो तो नीम के पेड़ पर भी भूत बता देते हैं। ये सिर्फ एक झील है, और वो देखो, पानी में एक मटका तैर रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं भाई, वो साधारण मटका नहीं है। बूढ़े कहते हैं कि वो मायावी पात्र है। जो उसके पास गया उसका वजूद खत्म हो जाता है। देख, मैं तो जा रहा हूं, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो तू देख ले। सोमेश तेजी से भाग जाता है। विक्रम अकेला खड़ा उस मटके को कौतूहल से देखता रहता है। सब डरपोक हैं। अगर इस मटके में कोई रहस्य है तो आज मैं इसे जानकर ही रहूंगा। क्या पता इसमें कोई खजाना छुपा हो। विक्रम पानी में उतरता है और मटके की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो मटके के करीब पहुंचकर उसे छूता है, अचानक बिजली कड़कती है। एक भयानक कंपन विक्रम के शरीर से होकर गुजरती है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ, मेरी त्वचा, ये इतनी ढीली क्यों हो रही है? मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? देखते ही देखते जवान विक्रम एक 80 साल के बूढ़े में बदल जाता है। अचानक मटके से एक शक्तिशाली भंवर उठता है और विक्रम को अपने अंदर खींच लेता है। झील के किनारे फिर से सन्नाटा छा जाता है। गांव में सोमेश बदहवास होकर पहुंचता है। वहीं एक घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। एक ग्रामीण, जिसका नाम केदार है, फूट फूट कर रो रहा है। हे ईश्वर, ये क्या अन्याय है। मेरी तीसरी संतान भी जन्म लेते ही शांत हो गई। क्या इस रुद्रपुर गांव की मिट्टी में अब कभी कोई बच्चा नहीं खेलेगा? धीरज रखो केदार। पिछले 10 सालों से इस गांव पर उस झील का साया पड़ा है। न तो हमारा राजा महाराज रणविजय और उनका परिवार मिला, और न ही इस गांव में कोई नई किलकारी गूंजी। हमारी नस्ल खत्म होने की कगार पर है। हाँफते हुए, मुखिया जी, अनर्थ हो गया। विक्रम को उस मटके ने निगल लिया। वो झील के पास गया था। मूर्ख लड़का, हमने मना किया था। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी भीड़ में से एक शांत और दृढ़ युवक आगे आता है, जिसका नाम आर्यन है। वो भी एक कुम्हार है, जिसे लोग बेकार समझते थे। मुखिया जी, मिट्टी का मटका अगर किसी ने बनाया है तो उसे एक कुम्हार ही तोड़ सकता है। मैं उस झील के पास जाऊंगा और इस रहस्य को खत्म करूंगा। अरे जा जा, तुझसे तो एक दिया ठीक से नहीं बनता। तू रहस्य सुलझाएगा। अपनी बूढ़ी माँ के टुकड़ों पर पलता है और यहाँ वीर बन रहा है। आप लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं अपने गांव को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मैं आज ही जाऊंगा। आर्यन झील के पास पहुंचता है। एक छोटी सी चिड़िया उसे चेतावनी देती है, पर वो नहीं रुकता। जैसे ही वो मटके को छूता है, वो भी मटके के भीतर खिंच जाता है। लेकिन आर्यन बूढ़ा नहीं होता। वो एक अद्भुत दुनिया में गिरता है, जहां सब कुछ मिट्टी और धूल जैसा धूसर है। ये जगह, यहां तो हवा में भी मिट्टी की खुशबू है। और ये लोग कौन हैं? वहां दर्जनों बूढ़े लोग पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। आर्यन उनके पास जाता है और देखता है कि उनमें विक्रम भी है, जो अब बूढ़ा हो चुका है। आर्यन, तुम यहाँ? पर तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए? यहाँ जो भी आता है उसकी जवानी छीन ली जाती है। विक्रम भाई, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया। मैं गांव का दर्द मिटाने आया हूँ। बताओ, यहाँ का मालिक कौन है? यहाँ एक मल्लिका राज करती है, काव्या। वो बहुत निर्दयी है। वो हमें अपनी यादों की जेल में कैद रखती है। आर्यन महल की ओर बढ़ता है। अचानक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर प्रकट होता है। आर्यन उसे अनदेखा कर देता है। तभी रोशनी चमकती है और एक अत्यंत सुंदर लेकिन दुखी स्त्री काव्या प्रकट होती है। तुम कौन हो और मेरा जादू तुम पर बेअसर क्यों है? तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरा उद्देश्य पवित्र है काव्या। मैंने सुना है कि तुमने इन निर्दोषों को कैद कर रखा है। क्यों? निर्दोष? इस राज्य का कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है। सुनो मेरी कहानी। मैं चंदनपुर के एक साधारण मल्लाह की बेटी थी। राजकुमार आदित्य ने, जो दिग्विजय का पुत्र था, मुझसे प्रेम का वादा किया था। लेकिन जब मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली थी तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। महाराज दिग्विजय ने सैनिकों से मेरा बच्चा कोख में ही मरवा दिया और मुझे अपमानित कर जंगल में फेंक दिया। ये तो महापाप है। उस दिन मैंने एक सिद्ध तांत्रिक की मदद से ये मायावी पात्र बनाया। मैंने महाराज, उनके पूरे परिवार और राज्य को इस मटके में कैद कर लिया, और मेरे श्राप से पूरे इलाके की कोख सूनी हो गई। जिस तरह मेरी ममता छली गई, वैसे ही पूरा गांव संतान के लिए तरसेगा। काव्या, राजा के पाप की सजा इन मासूम ग्रामीणों को मत दो। तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हें भी जला रहा है।
मैं थक गई हूँ आर्यन, लेकिन ये जादू तभी टूटेगा जब कोई निस्वार्थ भाव से नील कमल लाकर मुझे देगा। वो कमल मौत की घाटी में खिलता है। क्या तुम जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगा। आर्यन कठिन बाधाओं को पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर नील कमल ले आता है। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर तांत्रिक स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। आर्यन वो कमल काव्या को देता है। जैसे ही काव्या उसकी सुगंध लेती है, मटका टूट जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ सामान्य होने लगता है। सब वापस राजमहल में हैं। जो लोग बूढ़े थे वे फिर से जवान हो गए हैं। महाराज दिग्विजय और राजकुमार आदित्य भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। सैनिकों, इस लड़की को पकड़ लो। मुखिया भीड़ के साथ प्रवेश करते हुए, रुकिए महाराज, अब आपका हुक्म नहीं चलेगा। हमने आपकी काली करतूतें जान ली हैं। आपने एक निर्दोष कन्या और उसके बच्ची के साथ जो किया, उसकी सजा अब प्रजा देगी। ग्रामीण, इन्हें काल कोठरी में डालो। ये राजा कहलाने के लायक नहीं है। सैनिक, जो अब सच्चाई जान चुके हैं, राजा और कुमार को बंदी बना लेते हैं। मुखिया, इस राज्य को अब एक नेक दिल राजा की जरूरत है। आर्यन, तुमने हमें जीवन दान दिया है। आज से तुम हमारे महाराज हो। मुस्कुराते हुए, मैं राजा तभी बनूंगा जब काव्या मेरी महारानी बनकर इस राज्य का न्याय संभालेगी। काव्या, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुमने मुझे नफरत के अंधेरे से निकाला है आर्यन, मैं तैयार हूँ। गांव में खुशियां लौट आती हैं। केदार के घर से 2 जुड़वा बच्चों के रोने की आवाज आती है। पूरा गांव जश्न मना रहा है। अभिशाप खत्म हो गया है और एक नए न्यायपूर्ण युग की शुरुआत हुई है।